जी से अल्फा एक्यूरेट के एक बड़ा पीएमएस चलाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टाइल में ही रहता है इनका पीएमएस और काफ़ी पुराने मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पे हमसे आज बात करने के लिए। राजेश, आप मैक्रो और माइक्रोस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। शॉर्ट में पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि मैक्रो रिस्क क्या बाजार में पूरी तरह फैक्टर इन हो गया है? क्या अब क्वालिटी बीटन डाउन स्टॉक्स में अटेम्प्ट करने का, पोर्टफोलियो एवरेजिंग करने का समय आ गया है या अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है और कॉशियस स्टांस रखना चाहिए? अजय जी, मार्केट का जो मैक्रो रहता है इसमें कहा जाता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. Nobody would able to time the market perfectly. Equity market has its own volatility और वो बाजार का नेचर है और वो नेचर को एक्सेप्ट करेंगे और वॉलेटिलिटी को एडवांटेज लेना चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है कि टेक वॉलेटिलिटी एज योर फ्रेंड. जब हम बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करते हैं तो काफी लोग कहते हैं अरे बाजार बहुत वॉलेटाइल हो गया. अरे तो ये अच्छी बात है क्योंकि वॉलेटिलिटी में ही तो अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर बाजार वन साइड ऊपर ही चढ़ता रहेगा then it becomes dangerous because then the accident and that's a correction can be much sharper and it can be much more damaging, correct, rather than supporting. तो ये क्या मेंटालिटी रहती है इन्वेस्टर्स की, ह्यूमन बिहेवियर है. और बहुत सारे लोग जो बड़े पंडित लोग हैं बाजार के वो भी यही कहते हैं कि बाजार का जो आपका रिटर्न्स जो है वो शायद बाजार पे कम निर्भर करता है लेकिन हमारी जो बिहेवियर है उस पर ज्यादा निर्भर करता है. सो मैक्रोस राइट नाउ यूक्रेन रशिया इश्यू एवरीबॉडी नोज और ये दोनों का जो इक्विलिब्रियम कहां पे कभी रुकेगा वो तो किसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है. लास्ट 40 साल में ये इवेंट 11 बार हो चुके हैं. इस टाइप के इवेंट, इससे भी ज्यादा गंभीर, इससे भी ज्यादा खतरनाक इवेंट्स लास्ट 11 साल में, 40 साल में 11 बार हो चुके हैं. और एवरी टाइम अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो रफली अबाउट 8 to 10% करेक्शन एंड रफली 16 से 20 ट्रेडिंग डेज लगता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो रफली वो 11 इवेंट्स में 40 साल में सेंसेक्स ने 10% मींस जो इवेंट अनाउंस होता है उससे 10% नीचे गया हुआ है एवरेज और रफली 30 to 40 डेज लगा है उसको रिकवर करने. और ये बार भी एक्चुअली हमने तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही जो हमारे न्यूज़लेटर है उसमें लिखा हुआ था और ये बार एक्चुअली वैसा ही हुआ जैसा लास्ट 40 साल में हुआ. बाजार ने 10 से 12% करेक्शन किया और रफली वो इवेंट डेट से ऑलमोस्ट लाइक 30 डेज अभी खत्म होने को आ गए और बाजार एक्चुअली नीचे से एक अच्छा सा खासा बाउंस भी हमें देखने को मिला. तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, रेंज बाउंड मार्केट कंटिन्यू रहेगी, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन फियर, ऑयल प्राइस, वॉर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोविड, ये सब चालू रहेगा. लेकिन क्या ये एवरी ईयर एवरी डे कंटिन्यू रहेगा? डेफिनेटली नॉट. इट विल डेफिनेटली स्टॉप समवेयर, करेक्ट. सो दैट्स बेसिकली द व्हाट यू थिंक लिटिल बिट लॉन्ग टर्म. राइट. ये वो भी समय है जब हमें पुराने इवेंट्स से सीखना होता है और राजेश जैसा कहते हैं बाजार में कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स. और एक हिस्टोरिक मामला ये जो लास्ट 2 साल में हुआ है, आज जिसकी एनिवर्सरी है, वो है कोविड इंड्यूस्ड मार्केट क्रैश के लोज. 7,900 के आसपास निफ्टी आ गया था. बहुत ही बुरा हाल था. हेल्थ फ्रंट पे कैजुअलिटीज हो रही थी, लोग अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू कर रहे थे और कट कर रहे थे. आप मुझे बताइए, आप तो पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, आपने उस दौरान जिस हिसाब से निफ्टी मोर देन डबल हो गया, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है कोविड लोज से पूरे विदेश में. आप मुझे थोड़े अपनी याद बताइए. आपको क्या बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे इन्वेस्टर्स के, आपने क्या फायदा उठाया और डिप्लॉय किया, कैसे आपने नेविगेट किया था वो टाइम? बेसिकली अजय जी ऐसा होता है कि इवेंट के दिन पे ज्यादा एक्शन नहीं होती लेकिन इवेंट की प्रिपेयर्डनेस जो होती है ना वो डिसाइड करती है कि वो इवेंट पे आपका परफॉर्मेंस क्या है. सो इज लाइक कोविड किसको ज्यादा इंपैक्ट हुआ? जो ज्यादा वीकनेस थे, जिसकी बॉडी इम्यूनिटी कम थी, उनको पहले इंपैक्ट हो गया. सिमिलरली पोर्टफोलियो में भी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, पोर्टफोलियो क्वालिटी कंपनीज, रेजिलियंस जिसको बोलते हैं, उनको इंपैक्ट कम होता है. तो हमने क्या किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही
हमने हमारा पोर्टफोलियो में काफी चेंजेस कर दिए थे, साइक्लिकल से डिफेंसिव, बैंकिंग से फार्मा एंड इस टाइप के कई सारे चेंजेस हमने वो टाइम पे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में किए हुए थे। तो जब भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ और बाजार गिरा, फार्मा स्टॉक की बढ़ना चालू हो गया और हमने सोचा था फार्मास्यूटिकल स्टॉक हमें 3 साल में 50% रिटर्न देंगे, लेकिन वो फार्मा स्टॉक्स हमें केवल 4 महीने में 50% रिटर्न दे रही है। तो this is what is dynamism is all about. This what, as you rightly said, the learnings of the last previous crisis, और हर बाजार में टिपिकल एक कोई टाइप के स्टॉक्स चलते ही है, कितना भी बाजार खराब हो, हमें वो अपॉर्चुनिटी उसमें देखनी है, हमें उसको एडवांटेज के तौर पे लेना है और एकदम बैलेंस माइंड रखना है, कामनेस माइंड रखना है। वी डोंट नीड टू एक्ट ऑन फर्स्ट डे। सो हमने बाद में हमारे जो कैश जो थोड़े थे काफी जो रेज किए थे पहले प्री कोविड, वो then slowly we started deploying because 23rd March was new day even for us, and then slowly gradually we increased our invested levels in the right stocks, and then by October जैसे लॉकडाउन से अनलॉकडाउन की मूवमेंट चालू हुई तो फार्मा स्टॉक ने हमें 60, 80, 90% रिटर्न दे दिया। 5 साल का रिटर्न 4 महीने में आ गया, तो हमने वो फार्मास्यूटिकल शेयर्स में एग्जिट कर दिया और वापिस हमने बैंकिंग, साइक्लिकल्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया। सो बाइंग राइट इज ओनली वन स्टेप, सेलिंग राइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई बिलीव इन वेल्थ क्रिएशन। राजेश, आपने बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें तो अहम रखी। पहला तो आपने जो वॉलेटिलिटी वाली बात रखी कि वो आपके फ्रेंड होता है बल्कि आपका एनिमी नहीं है। दूसरा पॉइंट आप ये कह रहे हैं कि बाय राइट के साथ साथ सेल राइट भी होना चाहिए। मैं इसी चीज़ को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहता हूँ। से अगर आप 31 मार्च को अपने पोर्टफोलियो को वापस से चेक करेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इन सब में, बैंक्स में थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट है, किसी भी डिप में वापस से आप इनको एवरेज करोगे और आप इसमें कितना ग्रोथ और कितना पोटेंशियल देखते हो? 2-3 बहुत ही अहम चीजें इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट 2-3 साल में जो हमें लग रही है कि यस, ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, एवरीबडी नोज, एंटायर वर्ल्ड नोज की अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, लेकिन क्या हमें इसको एक्स्ट्रापोलेटेशन करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। क्या फाइनेंशियल ईयर 2024 की स्टोरी कंप्लीटली चेंज हो गई है? आई डोंट थिंक सो। यस, फर्स्ट क्वार्टर देयर कैन बी एन इंपैक्ट बिकॉज ऑफ द हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस, बट वो शायद प्राइस में ऑलरेडी आ चुकी है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ जो पहले 12, 13, 14% हुआ करता था, वो अभी 9 to 10% है। हमें लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ विल इंप्रूव फ्रॉम 10% to 14%। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो 11-12% चली गई थी, वो अभी ऑलरेडी बिलो 9% हो गई। अगर हम स्लिपेज क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो वो भी बिलो 3% हो चुकी है। तो क्रेडिट ग्रोथ is at the cusp of recovery and the credit cost has already reduced significantly. These are classic combination. So return on net worth, the ROE and ROA of banks are going to improve, and therefore we believe that banking and finance is probably the top priority sector for us from the current levels with the investment horizon of 2 to 3 to 4 years. Second important जो sector है real estate related sector. तो रियल एस्टेट में ऑफ कोर्स डिमांड इज वेरी बॉयंट, बट वी डू नॉट इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट कंपनीज बिकॉज ऑफ द कहीं कुछ बैलेंस शीट इश्यूज होते हैं, गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, तो हम उनको प्रॉक्सी रियल एस्टेट बेनिफिशियरी जो कंपनी है, जैसे लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में बात की थी अजय आपके साथ, जिसने हमें कहा था लाइक वी आर होल्डिंग कंपनीज लाइक सेंचुरी प्लाईवुड, वी आर होल्डिंग कंपनीज लाइक पॉलीकैब, वी आर होल्डिंग कंपनीज लाइक which is number 1 in pipes and tubes. And even if you look at today, despite war, despite volatility, look at the prices of those stocks. They are not corrected. In fact, they went up. Few of them has went up another 20% despite very volatile time, because of the underlying demand is very, very strong. Their balance sheets are very, very robust, and they are actually B2C without any governance issues, and so on and so forth. So there are such kind of things what we look for while making investment into the equity market. Kindly put a disclaimer, the companies which we are discussing, we might hold in our PMS or for personal capacity.
राइट, मॉर्निंग राजेश। तो जाहिर तौर पर क्रेडिट ऑफटेक के चलते आप बैंकिंग और फाइनेंशियल को तो एक बड़ी बेट समझते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी, अगर बाजार इस साल कंसोलिडेशन में भी रहेगा, डिप्स भी आएंगे, तो इन डिप्स को बाय कहाँ करना चाहिए और कौन से सेक्टर्स है जो आपको अच्छे लगते हैं? आपने केबल्स एंड वायर्स की भी बात की, कोई और जो बिजनेस मॉडल या कोई नया सेक्टर या कोई ऐसी थीम जो आपको पसंद आ रही हो? One sector which I think, I would not say sector, but more from the stock specific opportunity, एक सब segment में कहूँगा, जैसे for example CRAMS, contract research and manufacturing within pharmaceutical space. I think it is a very interesting sector. Few very good companies with a large profit size and strong balance sheets. We are getting at a reasonable valuations. So that is a one sector clearly one should look for from the bottom-up approach. Second important sector, I would say, is specialty chemical sector which is close to our hearts from last 4 years. I don't see any change in investment thesis. Any decline, one should strongly use that as an opportunity. And third, last but not least, is the innovation-backed capital goods companies, research and technology-backed capital goods companies which have a short cycle orders, companies which are going to benefit because of robotics and automation, and that kind of companies within capital goods, we believe they will do extremely well over next 2 to 3 years. राइट, ये वाला जो लास्ट पॉइंट राजेश बोला आपने, बहुत ही शानदार बात की आपने। हम अभी कुछ कंपनीज से इस तरह के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि कंट्री में जो लेगेसी सेक्टर्स हैं, सीमेंट, टायर मैन्युफैक्चरिंग, वो सब, स्टील, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो उनको अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। कैपिटल गुड्स में न्यू एनर्जी और वाले सेक्टर्स से भी उनको नए कैपिटल गुड्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप इसको कैसे प्ले कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? और दूसरा, ये पीएलआई रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है, कल क्रिस्टल की रिपोर्ट बता रही है कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का 15% 5-7 सालों में सिर्फ पीएलआई लेड पुश आ सकता है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग को पुश आएगा, तो वो आप मैन्युफैक्चरिंग भी कैसे खेल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? So there are two ways to play this PLI. One is, of course, you take the direct beneficiary of any company who gets the PLI. So for example, we are holding companies like Dixon in that. And second is at the country level, the CapEx, the capital goods, which was missing link in last 6 years. पूरा कैपेक्स लास्ट 5-6 साल में गवर्नमेंट ने किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स हैज बीन म्यूटेड. सो दिस पीएलआई इज गोइंग टू प्रीपोन दैट ग्रोथ इन प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स. सो दैट विल लीड टू completely new cycle of capital goods companies, completely new cycle of capex. So on one hand, sectors like cement and metals, particularly like steel, because of the very profitable business in last 2 years for them, they have already announced the mega plans to expand their capacities. On the other hand, there is a China plus one push by government of India, so specialty chemical, pharmaceutical, and many more such beneficiaries. And on the third hand, this PLI scheme, which is, it can probably add another 1.5 to 2% to country's GDP. It is that big a total capex we are talking about. And the biggest beneficiary of this capex will be the companies which are basically doing not only EPC, but automation, robotics, processes, smart grid, and companies like that. So in our portfolio companies, we are holding companies like ABB, companies like Honeywell, companies which are into the pump segments, again, the global companies I'm talking about, and companies like that, which is the largest beneficiary of this entire revival of CapEx cycle. So we are not talking about traditional companies which are into port and infra and irrigation. No, this time we are talking about R&D driven, research driven, innovation driven capital goods companies, and that we believe are really well positioned. In fact, if you look at the third quarter number, Ajay, most of these companies have reported 20 to 30% increase in order book, 20 to 30% increase in order intake, the new fresh orders. And that itself signals you that you now don't need to wait. There is already confirmation signal has come because you every quarter you get this order book. So I think we are in a very good position, at the country level for the revival in capex, and few companies can give exceptionally strong returns over next 2 to 3 years. ठीक है,
राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने बहुत ही क्लियर और काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि कैसे एक रिटेलर को और इन्वेस्टर्स को मार्केट को देखना और समझना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।